बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने बात करनी है हमारी मीडिया इंडस्ट्री की, हमारे मीडिया के अंदर टैलेंट की, और हमारी इंडस्ट्री जो है, ये जो मीडिया की इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री, इसमें क्या चेंजेस आए और ऐसा क्या हुआ जो एक पूरा पीरियड था जिसमें हमारी इंडस्ट्री में कोई इंटरेस्टिंग नया पॉपुलर काम नहीं आया। व्यूअर्स, हर इंडस्ट्री अप्स पे से भी गुजरती है, डाउन से भी गुजरती है, ये तो एक बड़ी नॉर्मल बात है। बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं, टैलेंटेड लोग जो मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, कि कभी हमें मौका नहीं मिला, कभी हमारी हिम्मत नहीं हुई, कभी सोसाइटी का प्रेशर था, जिसकी वजह से इंसान अपने अंदर का राइटर, परफॉर्मर, एक्टर, कोरियोग्राफर, जो भी आपके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट है, इंसान को दबाना पड़ता था। किसी में फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो हुनर तो हर बंदे में किसी किस्म का होता है। मेरे ख्याल से आर्टिस्टिक टैलेंट हर बंदे में कोई ना कोई होता है, चाहे वो एक्टिंग में हो, आवाज़ अच्छी अल्लाह ताला ने अता की हो, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत अच्छे आते हों। लिखना एक बहुत ही ब्रिलियंट हुनर है और बड़े कम लोग हैं जो अच्छा लिखते हैं। सो टैलेंट सिर्फ मौका और मेहनत चाहता है, ये मेरा यकीन है, ये मेरा बिलीफ है। देखिए व्यूअर्स, मौका यानी कि अपॉर्चुनिटीज़, हम अक्सर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। ज़िंदगी में कभी कभी अपॉर्चुनिटी बाकायदा मौके आपके दरवाजे पे खटखटाते हैं, लेकिन टाइम नहीं राइट होता, या आपकी उस वक्त हिम्मत नहीं पड़ रही होती, या आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द बड़ा प्रेशर है, जिसकी वजह से फिर लोग इस चीज़ को आगे पसू नहीं करते। मैं इस चीज़ में यकीन रखती हूँ कि हर इंसान अगर अपने टैलेंट को प्रॉपर तरीके से ग्रूम करे, अपने आप को उसके ऊपर मेहनत करे, और फिर देखिए, एक वक्त था जब हम सिर्फ टेलीविज़न और फिल्म की स्क्रीन्स के मोहताज होते थे। अब तो आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स, आप जिस भी कैटेगरी में अपने आप को डालना चाहें, आप किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं हैं। सोशल मीडिया पे बड़े आराम से, मतलब यूट्यूब हो गया या कोई और हो गया प्लेटफॉर्म, आप उस पर जाके अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। दानीर इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वो जो अब तो खैर शी इज़ अ रिनाउंड एक्ट्रेस एज वेल, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी कब शुरू हुई थी? काम तो वो करना चाह रही थी इंडस्ट्री में, लेकिन उनकी एक, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ गई, उन्होंने वो अपना, और तो उन्होंने एक वीडियो बनाई, ओ पार्टी हो रही है, वो पार्टी हो रही है, इतना बड़ा हिट, इतनी पॉपुलर हो गई कि वो मिलियंस के उसके अंदर व्यूज़ गए, और लोगों ने उस बच्ची को फॉलो करना शुरू कर दिया। उस फॉलोइंग से उन्होंने और इंटरेस्टिंग चीज़ें क्रिएट करनी शुरू की और बड़ी मेहनत की। वहाँ से उनको ड्रामा इंडस्ट्री वालों ने पिकअप किया, एंड नाउ शी इज़ अ रिनाउंड एक्टर। सो व्यूअर्स, हर बंदा अगर अपनी गिवन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए तो मेरे ख्याल से वो बहुत आगे बढ़ सकता है। अब आप माहिरा खान और फ़ाहद मुस्तफ़ा को देखें। माहिरा खान, फ़ाहद मुस्तफ़ा, इवन फ़वाद खान, ये वो हमारे आर्टिस्ट हैं। माहिरा हो गई, फ़ाहद मुस्तफ़ा, एंड यस फ़वाद खान हो गए, इवन महविश हयात को आप देखें, सबा कमर को भी देखें। ये सारे वो लोग हैं जो इस वक्त हमारी इंडस्ट्री के टॉप टियर, हुमायूं सईद हो गए, हमारे टॉप टियर में आते हैं। क्या इन लोगों को पहले दिन ही कामयाबी मिली? बिल्कुल भी नहीं। मैंने इन लोगों के करियर्स को देखा है, मैंने इनमें से कुछ लोगों के साथ काम भी किया है, और ऑब्वियसली बीइंग अ मॉर्निंग शो होस्ट, इनके जो करियर्स हैं और उनकी जो डायरेक्शन रही है इनकी फील्ड की, उसके ऊपर मैंने एक नज़र बंदा रखता ही है। सो मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की वो ये की कि इन लोगों ने मेहनत बड़ी की है। फ़ाहद मुस्तफ़ा भी बहुत अरसे से काम कर रहे थे, फिर उन्होंने अपना प्रोग्राम जी तो पाकिस्तान स्टार्ट किया। उधर से जब उनकी सर्टन अर्निंग हुई, उन्होंने खुद प्रोडक्शन की तरफ अपना बिग बैंग प्रोडक्शंस, इन्होंने अपनी प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया, और फिर एक पूरी जर्नी लेके चले। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर फ़ाहद मुस्तफ़ा। उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को एक सेल्फ मेड इंसान की तरह आगे लेके चले हैं, मैं सलाम पेश करती हूँ उन्हें। एंड मेरी फील्ड के हैं, मेरे कॉलीग हैं, और मैं उनको, आई मीन आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फ्रॉम। वसीम बदामी को देख लें, उन्होंने भी बड़ा ब्रिलियंट काम किया। अब माहिरा खान वीजे होती थी MTV के ऊपर, MTV पाकिस्तान पे, और कहाँ से कहाँ माशाल्लाह आ गई। उन्होंने हमसफ़र ड्रामा किया, उसके बाद ये तो नहीं है कि वो कामयाबी उनको मिली और बस उसी के इवज़ वो आगे चलती रही, उन्होंने और प्रोजेक्ट्स किए, काम करती चली गई। फ़वाद खान को देखें, फ़वाद का अपना म्यूज़िक बैंड होता था, हम लोग लाहौर के सारे आर्टिस्ट जो हमारी सब की आपस में दोस्ती होती थी, हम लोग फ्रेंड्स होते थे। मुझे याद है कि फ़वाद ने कितनी मेहनत की, कितना एफर्ट किया। आप तो उस फ़वाद खान को देखते हैं ना जो ऑलरेडी एक कामयाबी के सर्टन लेवल पे पहुंच चुके हैं। मैं उस फ़वाद को जानती हूँ जो मेहनत कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे, सिटकॉम्स में भी काम किया, ये भी किया, वो भी किया, और फिर
अल्लाह ताला ने कौन कहना था, उनकी मेहनत को देख के, उनके एफर्ट को देख के अल्लाह ताला ने उनको नवाजा और बहुत नवाजा माशाल्लाह। सेम थिंग विद महविश हयात। महविश हयात कोई कल की आई हुई आर्टिस्ट तो नहीं है, बड़े अरसे से काम कर रही थी। सबा कमर को देखें, सबा की मेहनत और एफर्ट को मैंने देखा है। 3 सीरियल्स एक वक्त पे करी होती थी वो लड़की, और हर प्रोजेक्ट को अपना 100% देती थी। वो तो क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर एक उन्होंने फिल्म की और सडनली लोगों ने कहा ओ वाह ये तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, क्योंकि बाहर वालों ने कह दिया कि अच्छी है, वरना वो तो डे 1 से बहुत ब्रिलियंट आर्टिस्ट थी। सबा का लेवल ऑफ टैलेंट, ठीक है मेरी दोस्त भी है बट, और लिटरली मेरी बहनों की तरह, एंड सबा कमर इज़ ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट। बट इन सब लोगों का जिनका मैंने नाम लिया, हुमायूं सईद, क्या हुमायूं सईद फर्स्ट डे से चॉकलेट हीरो बने थे? नॉट एट ऑल। हुमायूं सईद की एफर्ट, उनकी मेहनत, उनकी वाइफ का उनके साथ जो कंट्रीब्यूशंस रही हैं, सना उनकी जो वाइफ की बहन है, मतलब ये सारे लोग मिल के इस ब्रिलियंट आर्टिस्ट जिसका नाम हुमायूं सईद है उनको आगे, उनके साथ आगे चले, उनको लेके बढ़े। और हुमायूं की अपनी मेहनत आप देखें। और इन सब में एक बड़ी प्यारी चीज़ है, वो है आजिज़ी और पॉजिटिविटी। सो ये तो वो आर्टिस्ट हैं जो इस वक्त इन हैं। फिर अगर राइटर्स की बात करें तो अनवर मकसूद साहब जैसे ब्रिलियंट लोगों को हम कैसे भूल सकते हैं। डायरेक्टर्स की बात करें तो शुएब मंसूर साहब। अब अगर हम ओल्डर जनरेशन की बात करें तो शुएब मंसूर और बहुत से हमारे और डायरेक्टर्स हैं, लेकिन न्यू जनरेशन की बात करें तो बिलाल लशारी को देखें, सरमद खूसट को देखें। बिलाल लशारी ने वार बनाई, उसके बाद ये नहीं कि उन्होंने एक फिल्म बनाई और उसका ही फिर वो एंजॉय करते रहे। वार के बाद नेक्स्ट फिल्म की तरफ वो आए, विच वॉज द लेजेंड ऑफ मौला जट, जो वार से भी बड़ी सुपर हिट थी। सरमद खूसट बहुत ब्रिलियंट, बहुत इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव काम करते हैं एज एन एक्टर ऑल्सो, एज अ डायरेक्टर ऑल्सो। उन्होंने भी माशाल्लाह बड़ी कामयाबी हासिल की। सो बात ये कि व्यूअर्स, चाहे आप सिंगिंग की बात करें, डांसिंग की बात करें, एक्टिंग की बात करें, कोई भी आपका स्किल है, आज के ज़माने में तो आप उसको रिकॉर्ड करके ऑनर कर सकते हैं। एक वक्त था जब हर इंसान जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का, लाइक पीटीवी की स्क्रीन का या तो मोहताज होता था या फिल्म की स्क्रीन का होता था, और हर बंदे को मौका नहीं मिलता था। और जब और चैनल्स आए, फिर सोशल मीडिया खुला, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हुई, अब तो ओपन फोरम है व्यूअर्स, कोई भी इंसान हिट बन सकता है, एफर्ट करना है, रेगुलरली चीज़ें करनी है। अब मुझे बड़े लोग कहते हैं कि आपकी तो आपके YouTube चैनल की तो 600K से ज़्यादा फॉलोइंग है, हम तो साल से कर रहे हैं, हमारी कोई चीज़ वो उस तरह से हमारा नहीं फॉलोइंग बनी, 1000-1500 ही है हमारे फॉलोअर सब्सक्राइबर। तो व्यूअर्स, कंसिस्टेंसी, मैंने भी अपना YouTube चैनल जब शुरू किया था, ठीक है, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया के फोरम्स में मेरे फॉलोअर्स थे, मैंने अनाउंस किया, मेरे भी 10,000-15,000 ही फॉलोअर आए थे। फिर आहिस्ता करके लोगों ने सब्सक्राइब करना शुरू किया मेरे चैनल को, और आज मेरा YouTube का चैनल अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा चलता है। लेकिन अगर मैं उस पर और मेहनत करूँ तो वो और भी अच्छा चल सकता है। लेकिन ये भी तो डिपेंड करता है ना, आप किस किस्म के कंटेंट खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप किस किस्म के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। फिर एक पॉइंट ज़रूर इंडस्ट्री में आया जहाँ पे हमारे जो बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, जैसे वहीद मुराद, नदीम बेग, शबनम जी, ज़ेबा जी, मोहम्मद अली, इन जैसे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट ने काम किया, उनकी एक्टिंग को बड़ा पसंद किया। मतलब हर फिल्म एक फैमिली इवेंट होती थी। उस वक्त का टैलेंट असली था और उनकी मेहनत स्क्रीन पे नज़र भी आती थी व्यूअर्स। मगर फिर एक दौर आया जहाँ पे शायद टॉपिक्स इंटरेस्टिंग नहीं रहे, या लोगों ने मेहनत करनी छोड़ दी, या क्योंकि टैलेंट तो हमेशा से था व्यूअर्स, और ऐसे लगता था कि बस इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी और हमारी फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई, सीधी बात है। फिर ज़ीरो से हमारी फिल्म इंडस्ट्री रिवाइवल की तरफ गई। नए एक्टर्स आए, नए राइटर्स आए, नए डायरेक्टर्स आए, नए म्यूज़िक कंपोजर्स आए, कोरियोग्राफर्स आए, और क्वालिटी का कंटेंट हमने देखना शुरू किया। सो व्यूअर्स, अल्टीमेटली हमारी इंडस्ट्री भरी हुई है टैलेंट से, और इंडस्ट्री में भी लोग जो एंटर नहीं भी हुए, पाकिस्तान के अंदर इन जनरल बहुत ज़्यादा व्यूअर्स टैलेंट है। फैसलाबाद को देखें, मियाँ वाली को देखें, कितना अमेजिंग टैलेंट निकलता है वहाँ से। सो एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स, पाकिस्तान, हमारी मिट्टी ही बड़ी ज़रखेज़ है, बहुत टैलेंट है इस मुल्क के अंदर। उनको अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होती थी, अब तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है। सो अब मेरे ख्याल से हमारे पास कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम अच्छा, टैलेंटेड, ब्रिलियंट, वो जो कहते हैं ना, यंग लोगों को सामने लेके आए, और हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम अच्छा कंटेंट ना क्रिएट करें। अब मसला ये हो गया है कि जब तक आपका काम बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही ब्रिलियंट, या किसी तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, आप हिट नहीं होते। सो आपने एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, लेकिन मौके हैं। अब बात सिर्फ इतनी है कि पहले एक वक्त आया कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि भाई नई टैलेंट को कोई आगे नहीं आने देता। अब तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है व्यूअर्स।
नया टैलेंट लिटरली छप्पड़ फाड़ के बाहर आ रहा है। क्योंकि अगर टीवी और दूसरे और टीवी के लोग जो है वो सोशल मीडिया के हिट्स को और सोशल मीडिया के स्टार्स को, फिल्म की दुनिया में आप देखें कितने ज़्यादा सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉक स्टार्स और इन लोगों को लोग आगे लेके आ रहे हैं कि भाई इनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, इनको हम आगे लेके आते हैं। सो हर किस्म के बंदे के पास व्यूअर्स अपॉर्चुनिटी है, बट आपने अपने टैलेंट के ऊपर काम करना है और मेहनत करनी है। मैंने इस वक्त के जब सुपरस्टार्स का नाम लिया है, इवन बिलाल अशारी का, सरमद खूसट का, इस डायरेक्टर्स अगर आप बात करें, सिंगर्स की बात करें, ये लोग दिन रात एक करके अपने काम को, अपने टैलेंट को आगे मंजर आम पे लेके आते हैं। आप तो उनका बना बनाया काम देखते हैं, उसमें मेहनत कितनी होती है। दिन रात एक, क्या ना दिन का होश ना रात का होश। दिन में 24 घंटे है तो ये लोग 28 घंटे दिन में काम करते हैं, तभी तो यहाँ पे इस लेवल पे पहुँचे हैं व्यूअर्स। सो किसी की कामयाबी अगर अंडरस्टैंड करनी है तो उनकी जर्नी को, उनके सफ़र को देखना ज़रूरी है। आज भी हम अपने प्रोग्राम में कुछ बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट को बुलाएंगे जो हमारी मीडिया की फील्ड में काम भी करते हैं, उनका एनालिसिस भी लेंगे। उनमें से एक पर्सनालिटी हमारे बड़े सीनियर कोरियोग्राफर हैं, उनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका एनालिसिस क्या है। क्योंकि ये जो कोरियोग्राफी की फील्ड है ना व्यूअर्स, इनका आर्टिस्ट से भी इंटरेक्शन है, इनका प्रोडक्शन से भी इंटरेक्शन है, बल्कि कास्टिंग के अंदर भी इनका बड़ा अमल दखल होता है। सो उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे इन्फॉर्मेशन भी लेंगे, म्यूज़िक भी होगा, हल्ला गुल्ला भी होगा। लेकिन इंडस्ट्री कहाँ थी, कहाँ गई, अब कहाँ पे खड़ी है और किस डायरेक्शन में निकलेगी, इस पे आज हम बात करेंगे। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ नूर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से? ठीक, कुछ हमारी दुपट्टे और कपड़ों की कुछ मैचिंग हो ही गई, मैं आपका दुपट्टा बोरो करके पहन सकती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे क्या बताइए, जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, आपको याद है शेफ़ नूर, एक वक्त होता था जब हम छोटे होते थे तो माँ बाप मूवीज़ पे जाते थे, हमें भी साथ लेके जाते थे। फिर बीच का एक टाइम आया हमारा जो यूथ का, जब हम छोटे थे, जब अभी हमारी शादियाँ नहीं हुई थी, तब बिल्कुल ही फिल्में ख़त्म हो गई। हाँ जी, कुछ देखने के लिए था ही नहीं, बिल्कुल। मतलब फिल्में ही नहीं निकलती थी, और जो निकलती थी वो फैमिलीज़ के साथ नहीं देखी जा सकती थी जी। थिएटर भी ऐसा अजीबोगरीब आना शुरू हो गया, थिएटर इंडस्ट्री भी बड़ी ख़राब हुई। बिल्कुल, सिर्फ नाच गाने और इस किस्म की चीज़ें हो रही थी तो जो फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते आप। और अब फिर इंडस्ट्री एक बड़े अच्छे लेवल पे आ गई। जी, बड़े अच्छे लेवल पे आ गई, और जो है वो बिल्कुल स्टोरीज़ भी बहुत अच्छी हैं। और क्या कहते हैं, हम तो कभी कभी पहले जाते होते थे लेकिन अब नहीं हो, मतलब शौक़ नहीं है, शौक़ की बात होती है। मेरी बेटी को बहुत शौक़ है, वो कहेगी चलते हैं, मतलब सारे फिल्में निकली हैं इस ईद पे, धीमक निकली, लव गुरु निकली, दोनों माशाल्लाह सुपर डुपर हिट। अच्छी चीज निकलेगी तो व्यूअर क्यों नहीं देखेगा? बिल्कुल देखेगा। और धीमक तो एक हॉरर फिल्म निकली है, आप सोचें हॉरर का कहाँ पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट था। हमेशा जब भी हॉरर निकलती थी लोग हंसते थे और कहते थे यार ये क्या, ये तो कॉमेडी ज्यादा हॉरर कम लग रही। जी, इंग्लिश मूवी में हॉरर मूवी जो होती थी, हॉरर मूवियाँ तो हम लोग अंग्रेजी की देखते थे, उर्दू पंजाबी वगैरह की हम बिल्कुल नहीं देखते थे, क्योंकि वो हमारे इफेक्ट्स नहीं ठीक थे, उसकी लुक नहीं इतनी मजे की बनती थी, लोग हंसते थे। आज आप देखें धीम को, मतलब यही बात चल रही है कि धीमक ने ज्यादा रेटिंग और पैसे कमाए हैं या लव गुरु ने। और लव गुरु तो वैसे ही एक स्मैश हिट होनी थी, हुमायूं सईद, माहिरा खान, उसके अलावा इतनी बड़ी कास्ट, और फिर इतनी बड़ी बजट की फिल्म तो चलना ही था उसने, और बनी भी बहुत अच्छी है। सो बात ये कि मेरे ख्याल से अगर अच्छा काम हम करेंगे तो लोग जाएगी देखने, लोग अप्रिशिएट करेंगे और हम भी जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए एज फैमिलीज, अब जैसे आप फैमिली वाली हैं, मैं फैमिली वाली हूँ, हमारे कम ही प्लान्स अकेले बनते हैं। हाँ जी, यस, अगर सहेलियों के साथ भी बनते हैं तो 20 साल पहले मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, सच्ची बात है, पाकिस्तानी फिल्म नहीं देखने जा सकती थी। एक तो सिनेमा में जो माहौल होता था वहाँ पे औरतों के जाने का बनता ही नहीं था, और अगर आप फैमिली के साथ भी जाते थे तो इतनी अजीबोगरीब बातें और हूटिंग और फिर स्क्रीन पे जो आ रहा होता था वो देखने के काबिल ही नहीं था। हाँ जी, लेकिन अब ये चीज़ नहीं है, और हम लोग फैमिलीज़ के साथ जा सकते हैं मूवीज़ देखने के लिए और एंटरटेनमेंट। और सिंपल बात है व्यूअर्स, जो मेहनत करेगा, अब अगेन बात पैसे की नहीं है, अच्छा काम होगा, मेहनत से बना हुआ होगा तो छोटे बजट की फिल्में भी हमने सुपर हिट बनते हुए देखी है। वो स्लम डॉग मिलियनेयर जो वहाँ पे अक्रॉस द बॉर्डर एक फिल्म बनाई थी, वो इंटरनेशनल हिट थी, बनी इतने से बजट में थी लेकिन पैसे उसने बहुत कमाए। पाकिस्तानी भी बहुत सी फिल्म्स है जो बहुत बड़े बजट्स में नहीं बनी, जी जी, लेकिन हिट हो गई। बिल्कुल, जितनी बड़ी हिट दीमक है, आई डोंट इवन थिंक कि दीमक बनाने वाले जो लोग हैं वो ये सोच रहे थे कि वो बनेगी। सोनिया हुसैन की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस उसके अंदर, बाय द वे सोनू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सोनिया हुसैन इज़ लाइक माई यंगर सिस्टर, मेरा उससे बहुत प्यार है। क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, समीना पीरज़ादा, अमेजिंग।
समीना पीरज़ादा तो एक बहुत ब्रिलियंट जो है वो आर्टिस्ट भी हैं, और मतलब उनके तो ड्रामे भी, और फिर वो उनके जो आप फैसल कुरैशी को देखें, एंकर पर्सन के तौर पे देखें तो ब्रिलियंट। फैसल कुरैशी एज एन एक्टर, फैसल इज़ वन ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड्स। और हमारी जो इनिशियली जब इंडस्ट्री में बड़ा अच्छा काम हो रहा था अभी पहले, तो उसके एक हीरो, और फिर इंडस्ट्री एक बुरे टाइम से गुजरी तो फैसल ने खुद ही किनारा कशी कर ली फिल्मों से और ड्रामों की तरफ आ गए। और अब जब अच्छी फिल्में बन रही हैं तो देखें वो फिल्म में आए और वो फिल्म हिट है। हाँ जी, ड्रामों में भी हिट है वो। ड्रामों में तो हिट ही हैं। हाँ जी। लोग कहते हैं ना ड्रामा वाले फिल्म में नहीं आ सकते, फिल्म वाले ड्रामा में नहीं आ सकते। व्यूअर्स, टैलेंट टैलेंट है पूरी दुनिया में। देखें आजकल नेटफ्लिक्स पे जो लोग सीरीज में आ रहे हैं वही लोग आप फिल्मों में देख रहे हैं। जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही उसका फल मिलेगा। और ये बात याद रखनी बड़ी ज़रूरी है व्यूअर्स कि एक्टर एक्टर है, फिल्म का एक्टर, टीवी का एक्टर, ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब वही एक्टर थिएटर का प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। यासिर को देखें, यासिर हुसैन को, कि अभी उन्होंने मंकी बिजनेस एक बहुत ही ब्रिलियंट प्ले किया है। वो कराची में भी किया, लाहौर में भी किया। जब लाहौर में हूँ मैं, उन दिनों में लंदन में थी, मुझे बहुत अफसोस है कि मिस हो गया। आजकल फिर वो इस्लामाबाद में कर रहे थे। सो हर एरिया में एज एन एक्टर आप अपना नाम बना सकते। बिल्कुल। लेकिन इंडस्ट्री की डिमांड्स और क्या तकाजे हैं, इस पे डिस्कशन आगे जाके करेंगे। अभी छोटी सी ब्रेक की तरफ व्यूअर्स चढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में शेफ़ नूर से फिर मुझे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो नूर्स किचन में मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ़ नूर के किचन में। वैसे जब हम बात करते हैं मीडिया इंडस्ट्री की व्यूअर्स, तो कुकिंग शोज़ की पॉपुलैरिटी एंड देन कुकिंग चैनल्स बनने शुरू हुए। अगर आपको याद हो शेफ़ नूर, तो बहुत से कुकिंग चैनल्स भी जो हैं वो लोगों ने फिर डिफरेंट जगहों ने, डिफरेंट फोरम्स पे हमने देखे। सो बात ये है कि एक्चुअली तो किसी भी चीज़ को आप मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट भी कर सकते हैं और आगे लेके चल भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि ये आपने जो मुझे दे दिया है काम करने के लिए, हाँ जी, ये प्याज हमने ब्राउन करना है। हम बना रहे हैं जी आज वेजिटेबल पुलाव, सब्ज़ी पुलाव, और साथ बना रहे हैं आलू के कटलेट। बिल्कुल सही जी। और आज अगेन वी आर गोइंग विद अ वेजिटेरियन डिश, क्योंकि व्यूअर्स वही वाली बात है कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग ना, सारा हमारा फोकस होता है गोश्त 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 के ऊपर। नो डाउट हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है अपने पेट को फुल रखने के लिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा प्रोटीन नहीं आपने खाना कि आप अपने आप को गाउट या अपने यूरिक एसिड को बढ़ा लें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं पक्के वेजिटेरियन होते हैं, वो बिल्कुल भी मीट को हाथ नहीं लगाते। तो फिर उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि जैसे आप आलू के कटलेट बना रहे हैं तो उसमें आप कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल करें। कॉटेज चीज़, एग डाल दें, एग आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसमें डाल सकते हैं ताकि प्रोटीन का कंटेंट हो, क्योंकि वेजिटेरियन होना इट्स वंडरफुल, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि फिर खाने पीने के पर्सपेक्टिव से आपके जिस्म को प्रोटीन की ज़रूरत है। फिर आपने चाहे उसको पनीर के थ्रू पूरा करना है, टोफू एक ऑप्शन होता है, सोयाबीन, देन उसके अलावा नट्स वगैरह में भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन होती है, एंड देन एग्स वेग्स वगैरह। बट कुछ लोग अंडे भी नहीं खाते। मेरी डायरेक्टर रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल की नाहिद मंजूर साहबा, वो तो चम्मच भी अगर आपने चिकन के डोंगे में डाल दिया ना तो आप वेजिटेबल उससे निकालेंगे, वो भी नहीं खाते। हाँ, वो इतनी मतलब पक्की नहीं, बट देखो ना एक्चुअली तो वेजिटेरियन वो ही है ना, फिर आप अवॉइड करते हैं। हर बंदे का डिफरेंट रीज़न है। मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है लंदन के अंदर, फराज़े रफ़ीक। अब फराज़े जो है वो अभी लास्ट टाइम भी जब मैं गई हुई थी तो हम लोग कहीं गए खाने के लिए, तो उसने चीज़ प्लेटर मंगवा लिया, उसके बाद उसने मशरूम का स्टेक मंगवा लिया। तो मतलब उसने वो नहीं खाती और वो यही कहती है कि जुगन मैं इसलिए नहीं खाती हूँ क्योंकि मेरा एक एनिमल्स के साथ, जानवरों के साथ एक प्यार है। तो एनिमल्स के प्यार, तो मैंने किसी चीज़ में सालन में भी वो चम्मच डाल के कभी नहीं इस्तेमाल। वाली बात। हाँ जी, मैं रेसिपी बोल दूँ जी? हाँ जी। सब्ज़ी पुलाव के लिए चाहिए जी हमें चावल 1 किलो, मटर चाहिए हमें 1 कप, आलू चाहिए हमें 1 कप, गाजर चाहिए हमें 1 कप, ऑप्शनल है जी फूल गोभी 1 कप, टमाटर 3 अदद, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, दही 1 कप, लहसुन अदरक की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, प्याज 2 अदद, तेल 1 कप, सुर्ख मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, गरम मसाला पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच और साबुत गरम मसाला भी 1 खाने का चम्मच। कॉर्न चाहिए हमें 1 कप। ठीक है जी। इसको हम पहले, वेजिटेबल आपके सामने है, ये हमने इसको कट कर लिया, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने गाजर को थोड़ा ज़रा लेंथ वाइज काटा है और आलू को मैंने स्क्वायर काटा है। ठीक है जी। सब्जियों को काट लिया हमने, चावलों को हमने पौना घंटा 45 मिनट्स के लिए भिगो दिया। प्याज को जो है वो हमने सौते करना है और उसके बाद हमने साबुत गरम मसाला डाल देना साथ ही।
इसमें बादियान के फूल हैं, इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता, ये साबुत गरम मसाला है। इसको हम इसके साथ प्याज के साथ सौते करेंगे। साथ ही फिर हम जब ये ब्राउन होगा तो फिर हम इसको लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। ठीक है जी। उसके बाद इसको थोड़ा सा भून के और इसमें हम पहले डालेंगे जी आलू और मटर। उसको भूना, थोड़ा सा वो गल गया और फिर जो है गाजर डाल दी। गाजर डाल के हमने फिर उसके बाद जो है वो टमाटर बाद में डालने हैं। टमाटर साथ डाल देंगे तो वो आलू गलेंगे नहीं। टमाटर डाले और उसके साथ ही हमने बीच में डाल दिया जी दही और अच्छे तरीके से भून के, और इसमें आप यखनी डाल लें अगर पानी डाल लें। बट देखिए अगर आप वेजिटेरियन बना रहे हैं ना तो फिर यखनी भी सब्जियों की बनेगी। हाँ आप फिर यखनी जो है वो चिकन की या बीफ की, मटन की नहीं डालेंगे क्योंकि ये गलत हो जाता है। क्योंकि जो लोग नहीं खाते हैं उनको फिर बाद में पता चलता है कि जिसमें यखनी डाली हुई थी तो फिर बड़ा माइंड करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सो इस वजह से अच्छा अगर सब्जियों का की यखनी निकालनी है तो उसका क्या तरीका है? उसके लिए हमने लेनी है जी सेलरी। सेलरी एक होती है वो जैसे सब्ज़ प्याज होता है ना, वो डाल लें, सब्ज़ प्याज डाल लें और अदरक काट के डाल लें और गाजर और बंद गोभी, और आप इसकी बहुत अच्छे तरीके से सब्ज़ मिर्चें डाल लें, जो वेजिटेबल हार्ड है वो डाल के, और आप उसको अच्छे तरीके से पकाएं और उसकी बड़ी अच्छी स्टॉक निकल जाती है वेजिटेबल। बिल्कुल सही। हाँ जी। आप वो भी डाल सकते हैं, टिंडे भी डाल सकते हैं। टिंडे भी डाल सकते हैं। सो आप कद्दू भी डाल सकते हैं, जैसे गाजर, मटर, आपने इवन आलू, इवन आलू, आप ये सब चीज़ें डाल के उसके अंदर उसको उबालें ताकि उसके अंदर से अच्छी सी यखनी निकल आए, एंड देन आप उसको यूटिलाइज़ करें। लोग प्याज भी डालते हैं, अदरक लहसुन भी डालते हैं ताकि मज़े की वेजिटेबल की भी यखनी बड़ी अच्छी तैयार हो जाती है। अच्छा, और फिर आलू के जो कटलेट्स हैं। हाँ जी, उसका मैं बोल रही हूँ जी। आलू के कटलेट्स जो हैं वो आलू चाहिए हमें 1 किलो, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, अनारदाना कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, अंडा जो है वो हार्ड बॉयल 2 से 3 अदद, और बीटेड एग जो कि हम उसमें डिप करके जो है वो हम फ्राई करेंगे। और इसको जो है आलू को मैश कर लें और सारे जो है मसाले डाल के मिक्स करें और आलू की टिक्कियाँ बनाएं। आप जो मर्ज़ी शेप ले लें और उसके बाद अंडे में डिप करें और उसको फ्राई करें। चलें आप अपने कटलेट्स करना शुरू करते हैं, तब तक हम ये अभी वो साइमल्टेनियसली ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब लोग हमेशा कहते हैं ना कि हाय अल्लाह किस तरह बनेगा, एक से ज़्यादा चीज़ घर में बनानी पड़ जाए तो एक अजाब पड़ जाता है। हाँ जी। कि कैसे मैनेज करेंगे। और एंड में वही वाली बात होती है, ये पूरा हफ्ता हम बात करते रहे हैं और जब भी हम फील्ड की, काम की, करियर की बात करें तो एक ही बात आगे से आती है कि भाई अगर आप डिसिप्लिन के साथ और रूटीन और अपनी स्केड्यूल सही सीधी करके चलें तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हम डाल रहे हैं जी पुदीना कटा हुआ, सब्ज़ मिर्चें, धनिया और प्याज कटा हुआ चॉप, ये हम सारी वेजिटेबल इसमें डाल लेंगे। अगर आप पुलाव सादा बना रहे हैं तो इसमें छोटी छोटी वेजिटेबल भी कट करके डाल सकते हैं, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, ये भी हम डाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। इसमें अब हम डालेंगे जी अनारदाना, इसमें डालेंगे जी चाट मसाला, इसमें डालेंगे जी ज़ीरा, सूखा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ठीक है जी। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। हाथों को अच्छे तरीके से धो लें और हमारे अंडे भी हो गए। वैसे मुर्गी के अंडे हैं हमारे नहीं है, हमने नहीं अंडे दिए, अल्लाह का शुक्र है। वैसे आजकल की दुनिया में तो खुदा की कसम कुछ भी हो सकता है, समझ ही नहीं आती, कुछ भी हो जाता है आजकल। मैं तो आधे से ज़्यादा घबराई भी होती हूँ उससे, मतलब बच्चे और इनोवेशन और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है यार। एनीवे, हाँ फिर बस इसको मिक्स करें और इसके बनाएं कटलेट। और अगर आप चाहें तो चीज़ का एक क्यूब भी डाल लें, कॉटेज चीज़, हाँ जी, और वो भी डाल लें आप, नॉर्मल रेगुलर चीज़ मोज़रेला वगैरह भी डाल लें। बट अगेन अगर आप इसको अंडे में डिप करें और अगर कोई बंदा प्योर वीगन वेजिटेरियन है, अंडे नहीं खाता, तो फिर ये वेजिटेरियन डिश नहीं रहती। सो बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि लोग किसी के घर जाते हैं खाने के लिए। मुझे आज भी याद है हमारे घर पे ना, मेरी घर में एक आंटी हैं, वो पहले मतलब काम करती थी घर में, उनको कहा कि भाई वो सिर्फ सब्जियां वगैरह खाते हैं वो लोग, मतलब कुछ लोग ऐसे आ रहे थे ना जो प्योर वेजिटेरियन खाना खाते हैं, उनको समझाया, उन्होंने हर चीज़ में अंडा डाल दिया, मुर्गी की 2 हांडियाँ बना ली। मैं कहा मुर्गी किस तरह अपनेगी, क्या साइंस थी आपकी? तो आगे से क्या कहती हैं, कहती है मुर्गी तो
सब्जी होती है। मैंने कहा मुर्गी भी गोश्त है, नहीं गोश्त बीफ और मटन होता है। और मतलब हमें अपने कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करने चाहिए। और देखिए व्यूअर्स, जब कोई आपके स्पेशली घर आ रहा है तो आपको फिर उनके हाँ खाने जी, की चीज़ों, आप बिल्कुल। जैसे कि बाहर के मुल्क में लास्ट अभी मैं जब पिछले दिन लंदन में थी तो मैं अपनी फ्रेंड को मिलने के लिए गई तो उसने मुझे मैसेज किया, शी से जुगन तुम्हारे कोई फूड प्रेफरेंसेस या कोई फूड एलर्जीज या कोई चीज़ तो नहीं है, पूछा यानी उन्होंने कि कोई ऐसी स्पेशली। चीज़ें तो नहीं है जो तुम नहीं खाती हो। जी, स्पेशली पूछा तो लोग उन्होंने। पूछते हैं हमेशा, तो हमें ख्याल करना चाहिए कि अगर कोई इंसान एक सर्टेन किस्म की खुराक लेता है तो आपने उसको ज़बरदस्ती वो नहीं खिलाने की कोशिश नहीं। करनी जो आपकी पसंद की चीज़ है, बिल्कुल। आपने अगले को साथ लेके चलना है। अच्छा, प्याज ब्राउन करते हुए मेरे जहन में एक बात ज़रूर आ रही है, बहुत से लोग जो है आजकल वो जो ऑलरेडी प्री फ्राइड प्याज होते हैं वो यूज़ करते हैं। वो ना करें यूज़, वो इतने ख़राब होती है, उसका फ्लेवर भी बिल्कुल टोटली जो फ्रेश प्याज का जो टेस्ट आता है वो वाला नहीं आता। बिल्कुल। अच्छा, हम साथ में यहाँ पे इनको भी फ्राई करना जी। शुरू कर देंगे फ्राई पैन पैन में। में अगर मिल जाता है तो। अच्छा, इसको यूज़ करेंगे? नहीं, दूसरा वाला। अच्छा, फ्राई पैन हमें चाहिए होगा, बिल्कुल सही है। तो फ्राई पैन में हम अब उसको भी रेडी करना शुरू कर देते हैं। अब ये देखें ना, अनियंस मेरे ऑलमोस्ट जो हैं वो हो गए हैं। ये अंडे भी हमने डाल दिए मैश करके। अच्छा, इसको मैश हाथों करके से, अंडे हाँ जी। डाल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप चाहें तो इसके पीसेस काट के बीच में भी रख सकते हैं। एक एक अंडे का हाँ ना जी। वो स्लाइस गोल जी, बना जी। के, बिल्कुल सही है। मेन तो बेसिकली व्यूअर्स है कि प्याज ब्राउन हो Fry जाए, उसके बाद फिर आपने अपने नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ जाना है, अदरक लहसुन की पेस्ट और जी, 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 ये जी। सारा कुछ। उसके बाद तो स्पीड में हर चीज़ होती है। सो मेन बस चीज़ तो ये main होती है चीज़ कि है ये। अनियंस जो है आपके ब्राउन हो जाए। और वही होता है थोड़ा सा इनिशियली वो ट्रांसलूसेंट होके फिर इस स्टेज पे बस आपने नज़र रखनी है कि वो सही से हाँ ब्राउन जी, हो, क्योंकि इसमें ज़रा वेजिटेबल पुलाव है तो इसमें थोड़ा सा ना प्याज को ब्राउन ही चाहिए हमें। क्योंकि कलर फिर उसका अच्छा आता जी, है। जी। हाँ जी। उसमें मैं ऑयल डाल ऑयल दूं? डाल दें। हाँ जी। अब ये ऑयल कितने ऑयल में बनाने हैं कटलेट्स? क्योंकि अक्सर कटलेट्स जब हम बनाते हैं ना तो लोग या तो बहुत डीप फ्राई, मुझे बताएं इसमें कितना ऑयल डलेगा? बस इनफ। अच्छा, यानी कि शैलो फ्राई करना है, हाफ एक साइड हो जाए ब्राउन और दूसरी साइड वो हो जी। जाए तो भी ये गुड टू गो, बिल्कुल सही है। और आपको क्या चाहिए? हमें अब अंडे जो हैं उसमें बीट कर दें। अंडे को दे मुझे, मुझे इसमें डाल देते हैं अंडे। इसके अंदर हम अंडे ब्रेक कर लेते हैं। अंडे तोड़ के इसमें हमने डाल लिए। बीट करना, ठीक है। हमारी ना बैक एंड पे एक पूरी टीम होती है जो साथ साथ हमें हेल्प आउट कर रही होती है व्यूअर्स। ऑब्वियसली घरों में तो इस टाइप का सिस्टम नहीं होता, हर बंदे जी। के पास ये ऑप्शन ये ये मार्केट। मैं ओवल शेप में बना रही हूँ, आप राउंड शेप में भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है जी। वट एवर शेप वर्क्स फॉर यू, बड़े बना लें छोटे बना लें, वैसे हाँ तो जी। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बड़ा हाँ नहीं जी, बनाना एक चाहिए खा क्योंकि ले- फिर एक बंदा एक खा हाँ लेता जी, है, जी, जी। वरना जब आप इतने बड़े बड़े कटलेट्स बनाते हैं ना तो वो फिर बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाए। अच्छा, इसमें मैंने अब अदरक लहसुन किस स्टेज पे डाल दिया? हाँ जी, थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए, थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए। बस होने ही लगे मेरा और इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा क्या करते हैं लोग, पुलाव वगैरह में ना अनियन का कलर मेन चीज़ होती है। हाँ अगर जी, आप बिल्कुल। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं तो वो जला हुआ टेस्ट चला आता आता है। है। हाँ जी, ना हमने इसको सिर्फ हमने मीडियम ब्राउन करना है। ये हमारे अंडे जो हैं वो बीट हो गए। इसके अंदर ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी। एक चीज़ का हमेशा व्यूअर्स ख्याल रखना है कि जब आप लेयरिंग करते हैं ना इस तरह करके, तो आपने उसके अंदर ज़रूर कुछ, ये सॉल्ट है ना, हाँ जी, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा डालना नमक चाहे तो। और थोड़ी सी हम काली मिर्च हाँ इसमें जी। डालेंगे जस्ट फ्लेवर के लिए। फ्लेवर के लिए। क्योंकि देखिए लेयरिंग है ना, तो ये ना हो कि अंडे का जब आप बाइट लें तो फीका। आपको प्योर जो है वो सिर्फ अंडे का टेस्ट आ रहा है बट वो नहीं आ रहा। जी, मैं डालती हूँ, फिर आप फ्लिप कर लीजिएगा, आप उसको देखिए। बिल्कुल मेरे ठीक है। हाथ अभी ज़रा थोड़े ये इसी तरह ना। हाँ जी, हाँ जी, मैं यहाँ पे अपने प्याज़ों को भी साथ साथ देख रही हूँ। बात ये कि कुकिंग तो एक ऐसी एक्टिविटी है जो सब फैमिली सब मिलजुल के एक साथ कर कुकिंग सकते एक हैं। बहुत बड़ा आर्ट है, और कुकिंग जो है वो जब भी करें दिल से करें, क्योंकि अगर आपका मूड नहीं है सही तो आपकी जो चीज़ है ना वो मैं बदजायका आपको- बनती है। हाँ जी, मैं आपको 100% कह सकती हूँ कि वो चीज़ जो है, मैं कुकिंग करते हुए बहुत एंजॉय करती हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा मज़ा आता है कुकिंग करने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस 4 ही डालिएगा, हाँ जी, 4 ही ताकि हम उसको सही से जी। फ्लिप कर सके। और ये आ गया हमारा टॉन्ग जिससे हम फ्लिप करेंगे। ये चीज़ें कुछ जो है ना व्यूअर्स, अगर आप ले लेना तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। और मैं इसमें इसके डालूं? साथ जी हम करेंगे थोड़ा सा, ज़रा सा मिक्स कर लें ताकि ये वाइट वाइट ना रहे। इसके साथ हम मिंट रायता और कुकम्बर और मिंट रायता सर्व करेंगे। हाँ जी, डालें सारा।
ये लीजिए। एप्रन पहनने का रीज़न ये होता है क्योंकि ये जो होती है ना छींटे वगैरह उड़नी और ऑल ऑफ दैट, उससे ज़रा सा आप बच जाते हैं और आपके कपड़े भी नीट एंड क्लीन रहते हैं। ये हम अनियंस को थोड़ा सा और इसके साथ गार्लिक के साथ करेंगे ब्राउन, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या डलेगा इसमें? आलू। हाँ जी, आलू। वो चखा था ही नहीं, आपने टेस्ट करना था इसको। क्या? नमक मिर्च। किसका? आलू का। सुबह सुबह जो है ना, हल्का सा मुझे इसमें नमक कम लग रहा है, हल्का सा कम लग सा रहा मुझे है? इसमें डाल नमक- दो इधर। ये मेरे हाथ में डालेगा क्योंकि इसकी कुछ नहीं होती बस। को ख़ास ज़्यादा नहीं, बस चलिए। इतना कि वो एक दफ़ा उसमें बैलेंस में आ जाए। इसमें आ जाए। क्योंकि ऑब्वियसली व्यूअर्स वी हैव टू चेक द सॉल्ट एंड द पेपर एंड द वेरिएशन ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज उसके फ्लेवर्स जो है ना वो बना ख़राब हो जाते हैं। वही चीज़ है ना, इतने मज़े की चीज़ कोई बनी हो और उसमें नमक कम हो तो फिर फ्लेवर नहीं अच्छा जी, आता जी, उसका। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आलू डाल दूँ इसमें? हाँ जी, आलू डाल दें क्योंकि आलू टमाटर बाद में डालेंगे, पहले हम आलू डालेंगे। हाँ। अच्छा, कुछ लोग जो है ना हाफ डन करके ना फिर उसके अंदर वेजिटेबल्स और चीज़ें डालते हैं और सब्जियाँ आधी कुक करके। हाँ जी। मैं कहती हूँ कि इसी के अंदर कुक होना चाहिए। ताकि उसका जितना फ्लेवर है ना वो बिल्कुल। उसी के अंदर आना चाहिए, बिल्कुल वेजिटेबल का। अगर हम बॉईल कर लेंगे तो वो उसकी जो स्टॉक है ना एक किस्म की, वो निकल जाएगी बाहर। बिल्कुल। और आलू तो और मटर अगर आपके वो ठीक वाले हों तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता जी, बनने जी। में। मटर आप फ्रेश यूज़ करें, और मैं ये कहूँगी कि फ्रोज़न मटर का टेस्ट बिल्कुल वेजिटेबल पुलाव में अच्छा नहीं आता। बिल्कुल आप सही। उसी वक्त लाएं और उसी वक्त यूज़ कर लें। अब आप ये देखें कि यहाँ पे हम अपने जो है इनको कटलेट्स को टर्न कर रहे हैं साथ साथ। बात ये कि थोड़ा सा कटलेट को अगर आपको कोने देते हैं ना तो वो, अगर आप इसको थोड़ा सा फ्रीज़र में रख के वो कर लेते हैं ना तो हाँ उससे जी। बड़ा फ़र्क पड़ता है। एनीवे, ऐसा करते हैं कि हम छोटी सी अब ब्रेक की तरफ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अब हमने मटर वगैरह डाल के उसके बाद इसमें जी, यखनी- मटर भी डाल देंगे। मटर भी डाल दिए, ये देखिए। और बस अब यहाँ पे हम ब्रेक पे जाएंगे। आप देखिएगा कि विद इन हाफ एन आवर आपके ये चावल भी रेडी हो जाएंगे और आपके कटलेट्स भी तैयार हो जाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ म्यूज़िक और हल्ला गुल्ला करते हुए आएंगे एंड देन बातचीत करेंगे अपनी इंडस्ट्री की सिचुएशन के बारे में। कहना चाहूँगी अगर कैबेज जो है हम डाल लें दम पे, उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, कैबेज भी आप हाँ डाल जी। सकते हैं दम पे, हाँ बिल्कुल जी। सही है। बंद गोभी। यहाँ पे हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, आप हमारे साथ रहिएगा। ये हमारे साथ जुनेद कामरान सिद्दीकी हैं। छोटी सी उम्र में माशाल्लाह माशाल्लाह म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, बेहतरीन सिंगर हैं और पश्तो कोई भी लैंग्वेज हो, आगे इनके पंजाबी सॉन्ग्स भी आ रहे हैं और बड़ी मज़े की चीज़ें होने वाली हैं, राइट? उस पर हम बात करेंगे। आइए आइए। एक्चुअली व्यूअर्स, एक तो जब हमारे यंग और ब्रिलियंट आर्टिस्ट आगे आते हैं तो बीइंग समवन जो अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा सीनियर सिटीज़न की तरफ तो अब मैंने भी जाना शुरू कर दिया है, तो अपने बच्चों को दाद देना इंपॉर्टेंट है। लेकिन खड़े होने का मेन रीज़न ये था कि जिस शख्सियत की अब मैं बात करने जा रही हूँ, मेरे सीनियर हैं इंडस्ट्री के अंदर, उम्र में शायद मेरे जितने ही होंगे लेकिन मेरे ख्याल से पैदा होते ही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट हमारे सीनियर, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको अगर आप फिल्म इंडस्ट्री का वेटरन कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं बल्कि हमारे कमर्शियल्स में भी 99% जो आप सॉन्ग्स, परफॉर्मेंसेस, चीज़ें देखते हैं वो इन्हीं के जो है क्रेडिट को जाती हैं। मसला असल में ये है कि हमारे मुल्क में कोरियोग्राफर्स को उस लेवल की और रिस्पेक्ट और रिगार्ड नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, वरना तो दूसरे ममालिक में तो लिटरली पहले गोडों को हाथ लगाते हैं आर्टिस्ट और फिर आगे काम की तरफ बढ़ते हैं। और हमारी इंडस्ट्री में भी ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड होता था पहले, नॉट गोदे को हाथ लगाना बट रिस्पेक्ट देने का, रिगार्ड देने का, इज्जत देने का। तो मेरे लिए एक बहुत ही काबिल एहतराम पर्सनैलिटी, मेरे भाई, हमारे सीनियर, मेरे उस्ताद, क्योंकि मैं भी इनसे सीख चुकी हूँ और इन्होंने भी हाथ उठा दिए कि पुत्र
तू नहीं सीख सकती। दुनिया सीख जाएगी, दरख्त सीख जाएगा, कुर्सी सीख जाएगी, तू नहीं डांस सीख सकती। शायद अच्छी बात है, वरना आपको पता है जैसी मैं अफलातून सी ऊपर हर जगह नाचती फिर रही होती तो शायद अल्लाह मियाँ ने कुछ बेहतरी सोची थी। तो मैं बात कर रही हूँ हमारे बहुत ही ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली फैबुलस, हर किसी को प्यार करने वाले, इतना बड़ा दिल रखने वाले निगाह हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निगाह भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अब एक प्यारे हमारे सीनियर भाई तो हमारे साथ आ गए, लेकिन एक छोटे भाई भी तो है ना मेरे प्यारे से लाडू से, उनका भी इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का एक बड़ा अहम हिस्सा, बल्कि मैं कहूँ कि पूरी मीडिया इंडस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा। एज एन एक्टर तो हमेशा, एंड एज अ मॉडल, एंड जहाँ पे थोड़ी बहुत एंकरिंग का मौका मिला वो भी इन्होंने अपने जौहर दिखाए। लेकिन आई एम वेरी वेरी प्राउड टू अनाउंस, हमने लास्ट टाइम भी जब इनसे बात की थी तो टच की थी ये बात, एज अ प्रोड्यूसर भी बहुत ब्रिलियंट अब काम कर रहे हैं। वही वाली बात ना कि पहले खुद किया, अब दूसरों के लिए मौके क्रिएट कर रहे हैं। असद महमूद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू हमेशा की तरह इनवाइट करने के लिए। है तो छोटा भाई लेकिन करता बहुत बड़े बड़े काम है ये। वेलकम टू द शो। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही प्यारे जुनैद कामरान सिद्दीकी, जिनसे अभी अभी जिनसे हमने एंट्री की इनटू दिस सेगमेंट। बिल्कुल, जिन्होंने आते ही सेट पे 4 मून्स लगा दिए। 4 मून्स अगर ट्रांसलेशन कर ही रहे हैं उर्दू से अंग्रेजी की तो ये पश्तो में इन्होंने बोला क्या है? हम सारे ई तो करते रहते हैं इनको सुन के। आई थिंक ये बेहतर जवाब मुंडा की कह रहे हैं, मुंडे को ले पूछो है की कह रहे हैं, की कह रहे सी गाना। बाय द वे लव गुरु का स्मैश हिट, शदीद वायरल गाना जो हर बंदा एंजॉय कर रहा है, लेकिन जिसको पश्तो नहीं बोलने आती वो इंजॉय तो बड़ा करता है, क्योंकि देखिए म्यूजिक के कोई बॉर्डर्स नहीं होते और ना ही म्यूजिक के कोई लिमिटेशन होती है। डजंट मैटर कि कह क्या रहे हैं, बट अगर बता दोगे तो अच्छा हो जाएगा। गलत बंदे को ना डेडिकेट कर देना गाना। बंदा भी ये को कर दे, बात तलाक की हो रही है, हमें स्यापा पै जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर, और पेशावर को रिप्रेजेंट करते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ, और आपका शो वहाँ पे देखा जाता है, बड़ा पसंद किया जाता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस इनविटेशन के लिए। सादा शना का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो बेसिकली एक इनोसेंट लवर को रेफ़र कर रहा है ये, और मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नींद सता रही है, लेकिन फिर भी मैं आपका दीदन मतलब मैं आपको देखना चाहता हूँ, एक नज़र देखना। यानी कि अपने मियों को ये बिल्कुल भी डेडिकेट ना करें, बिल्कुल भी ना कहे। जिनकी नई नई मंगनी हुई है वो करते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे जरा होता है ना कि मुलाकातें वगैरह, कोई शक्ल बंदा हर रोज देखते हैं, उन्होंने कह के तुम्हें देखना चाहता हूँ। इसका तो ऑपोजिट होता है कि हम तुम्हें नहीं, इसका एक और गाना बनाना, हम तुम्हें नहीं देखना चाहते। थोड़ा आप भी दूर दूर रहे, मैं भी दूर दूर रहती हूँ। तो अभी तक माशाल्लाह बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है आप वाली बात के, जिन लोगों को पश्तो नहीं भी समझ आ रही तो वो बीट को एंजॉय करके हमें बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है। और जिस मूवी में फीचर हुआ लव गुरु में, उसमें और गाने भी हैं, लेकिन माशाल्लाह ये अगर नंबर्स वाइज देखें तो ये टॉप पे है ये गाना माशाल्लाह। और थैंक यू सो मच इस गाने को पसंद करने के लिए, और थैंक यू, लव यू सो मच जी, जिन्होंने इस गाने को पसंद किया, बड़ा हमें बहुत अच्छा फीडबैक दिया इस हवाले से। अब व्यूअर्स देखिए, यही वाली मैं बात करती हूँ, जब यंग बच्चे पढ़ लिख के इस फील्ड की तरफ आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने म्यूज़िक ही पढ़ा हुआ हो, लेकिन पढ़ लिख के अपने आप को ग्रूम करके आगे आते हैं तो अपने आप को रिप्रेजेंट भी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। असल में पता है क्या व्यूअर्स, एक वक्त था जब म्यूज़िक बहुत पीक पे, उरूज पे था, लेकिन सिंगर्स को मंजर आम पे नहीं लाया जाता था, वो बैक एंड पे ही रहते थे। अब दुनिया मुख्तलिफ है, पीपल वांट टू सी किसने गाना गाया, किसने कोरियोग्राफ किया, किसने एक्टिंग की, उसकी प्रोसेस क्या थी, एक एक चीज़, राइटर कौन है। अब ये सब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सुपरस्टार्स हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कोई वजह थी ना कि मेहदी हसन साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मैडम जी, मलका तरन्नुम, ये लोग क्योंकि अपने आप को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाते थे तो इस वजह से वो स्क्रीन पे भी नजर आते थे। ऐसा ही है, बाकियों के गाने आप सिर्फ रेडियो पे सुनते थे। सो द फैक्ट इज, हिट होने के लिए पर्सनैलिटी भी हिट होनी ज़रूरी है। ऐसा ही है, बिल्कुल एग्री। अच्छा, अब बढ़ते हैं निगाह जी आपकी तरफ। बीइंग सीनियर, हम सबसे पहले तो आपकी जर्नी की बात करना चाहेंगे। कसम से लगता है कि 1821 में आपने काम शुरू किया था और कोई आप पता नहीं क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, कौन सा टीका लगाते हैं जो मज़ीद जवान हो गए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एक्चुअली इनकी बिल्कुल भी इतनी एज नहीं, मैं इनको छेड़ रही हूँ। 1800 से नहीं, आप 1700 से आ बट आप कितने सालों के थे जब आपने काम मैं जब पहला गाना कोरियोग्राफ किया तो आई वाज 12 और 13 में। सही कहा ना मैंने, 12-13 साल की 13 साल की एज में मैंने पहला गाना कोरियोग्राफ किया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ना, हमारी एज उतना फर्क नहीं, काम में मेरे से सीनियर है, क्योंकि मैंने काम 25 साल की उम्र पे किया था
उस वक्त तक निगाह भाई बहुत एक इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट, बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह, बल्कि हर बंदे की डिमांड ही अल्हम्दुलिल्लाह हुन तुसी निगाह से है ना, पहले तो असी निगाह जी कहते थे जी एक रिस्पेक्ट में, नॉट फिल्म इंडस्ट्री स्टाइल, जी रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखें जिस बंदे ने फिल्म को हिट कराना है या फ्लॉप कराना है, और कोरियोग्राफर ही फिल्म को हिट और फ्लॉप करता था। जी बहुत बड़ा हाथ होता है मतलब कोरियोग्राफी का फिल्म के अंदर, बिकॉज मोस्टली लोग ऐसे जो होते हैं जो फिल्म में सिर्फ गाने देखने जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो स्टोरी के साथ रिलेट करते हैं या इमोशंस के साथ या एक्शन मूवीज़ पसंद, मतलब मोस्टली ज़्यादातर जो हमारे आवाम है वो म्यूज़िक के सर पे और कोरियोग्राफी परफॉर्मेंसेस के लिए देखने जाती है फिल्म। बिल्कुल, और मुझे खबर मिली है कि जुनेद आप की फर्स्ट टाइम एक्टिंग जो थी वो उनकी नेटवर्क पे थी, हमारे एक और हैं जुनेद काजी साहब, बिल्कुल उनके प्रोजेक्ट में उनका मैसेज आया है और वो कह रहे हैं कि ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू और आपको बहुत मुबारक हो। काजी सर लाइक ही वाज और ये मेरे भी बड़े प्यारे भाई हैं, बैठे तो इस्लामाबाद में होते हैं। सपोर्टेड मी लाइक फ्रॉम द स्टार्ट, और फिर उन्होंने मुझे एक रोल भी ऑफर किया था शमा अपने हिस्से की, इकबाल डे पे ये ड्रामा जो है वो नशर होता है, तो वो भी अगेन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और जुनेद सर एक मेंटोर की हैसियत रखते हैं मेरे लिए। थैंक यू फॉर ऑल द गाइडेंस सर एंड लव यू सो मच जी, शुक्रिया। भाई जुनेद भाई की मैं एक बात बताऊं, ये वो इंसान है, अब आपको बताऊं ना सर, निगाह भाई मैं आपकी जहाँ बैठती हूँ तारीफ करती हूँ। थैंक यू। हमने काम एक ही दफ़ा किया साथ, लेकिन आपके साथ मेरा बड़ा ही प्यार का ताल्लुक है और आपके साथ मैंने बड़ा सुख दुख भी किया है। बिल्कुल। और आपने मुझे बड़ा सहारा भी दिया ऐसे टाइम पे जब मेरा दिल चाहता था कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ, नहीं हो रहा मेरे से, अकेला हमजा लाइफ जब हमने काम किया है, वाज अ सिंगल मदर, और मेरी मत वजी हुई थी, मैं समझ नहीं आ रही थी, और इस आदमी ने, असद भाई सीरियसली इस आदमी ने सपोर्ट की। तो जिस तरह आप जुनेद भाई की बात कर रहे हैं, जुनेद इज़ गिविंग जुनेद क्रेडिट, तो बात यह है कि इसी तरह ये कुछ ऐसे स्पेशल लोग होते हैं जो हमारे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो निगाह भाई अब मुझे बताइए कि म्यूज़िक की हम बात करें तो मुझे गाइड करें कि पहले का म्यूज़िक और कोरियोग्राफी का क्या सीन था, बीच में क्या हुआ और फिर अब क्या हो रहा है, क्योंकि 3 स्टेजेस पे बात करते बिल्कुल, हैं। पहले जब आप आए फील्ड में तब क्या सीन जब था? मैं फील्ड में आया तो उस वक्त जो है म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा अहमियत थी फिल्म में, और म्यूज़िक पे बहुत मेहनत होती थी। म्यूज़िक बनता था, लाइव म्यूजिशियंस बैठते थे, मतलब अगर जितने इंस्ट्रूमेंट्स गाने में बजने हैं उतने ही म्यूजिशियंस बैठ के रिकॉर्डिंग करवाते थे, ठीक है। फिर वो गाना बनता था और उस वक्त के सिंगर जो हैं वो 1 टेक गाना, मैडम जी जैसे होती थी और अजरा जहान जी, सायरा नसीम, जितने भी सिंगर्स हमारे उस वक्त से, अब फिर बाद में नसीबो बाद में आई, तो वो सब 1 गो में 1 टेक में गाना रिकॉर्ड करवाती थी, क्योंकि रिहर्सल करके आए हुए थे ना निगाह भाई। आपने एग्जैक्ट पकड़ा, बिकॉज वो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ 2-2, 3-3 दिन बैठ के हारमोनियम पे प्रैक्टिस करती थी, रिहर्सल करके जब रिकॉर्डिंग भी आती थी तो 1 गो गाना गाती थी। तो अब तो बिल्कुल सिनेरियो ही चेंज हो गया। बट वहाँ पे ये होता था और जैसे ही गाना हाथ में आता था फौरन जो है आपको डायरेक्टर जो है वो कोरियोग्राफर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ कि गाना जैसे, बल्कि मोस्टली ऐसे होता था कि डायरेक्टर्स हमें कहते थे, मतलब कि निगाह जाहिर बात हो बहुत छोटा था, बेटा रिकॉर्डिंग थी आ जाएंगी, रिकॉर्डिंग तो लाजमी आई, तो उसे गाना भी सुन ली और ज़हन बना लवी। फिर मैं मोस्टली स्टूडियो में जाके जब रिकॉर्डिंग हो रही होती थी तो वोकल हो रहा था, मैं बैठा होता था, मैं सारा म्यूज़िक पीस सुनता था, गाना शायरी समझ आती थी, तो वो सुन सुन के इतना रचाव हो जाता था कि उसको जब कोरियोग्राफी करने के लिए सेट पे आते थे तो कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी। और फिर कोरियोग्राफी पे भी ये नहीं होता था, ये जो अब लेटेस्ट आजकल ट्रेंड चल रहा है कि भी एक दिन रिहर्सल कर ली विद द कोरियोग्राफर और अगले दिन आपने आके उसको परफॉर्म कर दिया, ऐसे नहीं होता व्यूअर्स। मैं वही बात जो निगाह भाई भी कह रहे हो, जो मैं भी कह रही हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे गाना ही फिल्म को हिट बनाता था। बिल्कुल, एक आपका मेन सॉन्ग होता था और बाकी सपोर्टिंग सॉन्ग्स भी जो होते थे वो सारे के सारे जो हैं उनका परफेक्ट होना ज़रूरी होता था, क्योंकि एक्चुअली लोग गाना सुनने नहीं देखने के लिए जाते थे। और जुगन मैं यहाँ आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि उस वक्त जो फिल्में बनती थी ना, गानों में वेरिएशंस होती थी। अगर कोई एक गाना है शादी का तो प्रॉपर वो शादी का ही गाना होता था, अगर कोई डांसिंग सॉन्ग है तो वो प्रॉपर डांसिंग सॉन्ग ही होता था, तो अब बीट सॉन्ग होता था, अगर रोमांटिक है तो रोमांटिक ही होता था। और रीटेक की मार्जिन नहीं होती थी, क्योंकि फीता चलता था और फीता बहुत महंगा होता था। तो आप जब तक पूरी तैयारी के साथ नहीं आते थे, प्रॉपर आर्टिस्ट होने का मुजाहरा नहीं करते थे, तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। बड़ी फिल्म की लड़कियां जो है वो आगे नहीं चल पाई इसलिए क्योंकि वो मेहनत नहीं करती थी, आती नहीं थी, वो शायद बहुत बड़ी हिट्स बनती। जी बिल्कुल, आपकी बहुत अच्छी बात आपने की। और उस वक्त एक ये भी था कि वो जो लड़कियां उस वक्त आती थी, हमारी जो हीरोइंस थी उस दौर की, वो इतनी प्रोफेशनल होती थी
कि वो घर से ही तैयार होके आती थी। अब तो ये होता है ना कि आ जाएं, चले मेकअप कर दें, वैनिटी में चले जाएं, ये वहाँ नहीं, वो घर से मेकअप विद ज्वेलरी विद ड्रेस आती थी। और सेट पे जब आती थी तो उनके पास उस वक्त मोबाइल का दौर नहीं होता था, ना मोबाइल, ना व्हाट्सएप, ना मैसेजेस, कुछ नहीं। जब काम पे खड़े हो गए तो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ काम पे ही रहना है और काम पे फोकस होता था, इसलिए काम अच्छा होता था। अब फिर असद भाई आप अब प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, आप मुझे बताएं क्या ऐसा हाल है इंडस्ट्री का? और इसके बाद का भी जो दौर आया क्या उसमें ऐसा हाल था? हम लोग जब नए नए फील्ड में आए थे तो फिल्म की तो हम लोगों के पास मार्जिन ही नहीं थी। एक मैंने मूवी आपको बताया निगाह भाई की थी और वो मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं शायद बहुत बर्गर थी और ये मेरे मिजाज की चीज़ नहीं थी और मैं 1000 दफा व्यूअर से ऑपोजिट थी मिजाज के, बिल्कुल ही मेरे मिजाज के ऑपोजिट थी आपके साथ। आपको याद नहीं है फिल्म की? आप तो गवाह हैं। बिल्कुल मैं बताएं ये एक जरा असद भाई जरा ये कहानी सुनना क्या हुआ? हम गाना कर रहे थे तो गाने से पहले जुगन की रिहर्सल हो गई। मैंने 2-3 दिन, बल्कि मैंने इनके घर पे जाके रिहर्सल और आप घर पे रिहर्स करते थे? क्योंकि मैंने कहा निगाह भाई मुझे शर्म आती है, मुझे लोग शर्म हंसेंगे आती मेरे है, पे, मैं किसी के सामने नहीं मैं किसी के करूँगा। सामने नहीं। और हमें जो कहानी बताई गई थी दोनों भाई बहन को बिल्कुल मुख्तलिफ बताई थी कि भाई वो एक साइकोलॉजिस्ट है, वो ये है वो है। अच्छा हमने भी गाना तो थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा सा ये, मुझे निगाह भाई ने रिहर्स करा दिया। सेट पे पहुंचते हैं, सेट पे पहुंचे तो अगली कहानी आप सुनाए। तो एक आउटफिट निकला, मैंने कहा ये क्या है? निगाह भाई बेचारे भी परेशान हो गए, जबकि देखें फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उन दिनों में जो चीज़ें चल रही थी वो उसी किस्म के थे, बिल्कुल। लेकिन हमें इंप्रेशन फर्क दी गई थी। बिल्कुल। अच्छा अब वो आउटफिट मैं ना पहनूं, मैं नहीं, रोऊं? उससे पहले हुआ कि पहनने से पहले जैसे ही आउटफिट आया, जुगन ने देखा और देख के एक्सप्रेशन चेंज, और फिर मुझे देख रही, फिर उसको, मैंने कहा क्या हुआ? तो ड्रेस छोड़ के रोना शुरू कर दिया। जमीन पे बैठ के धाड़े, जमीन पे बैठ के धाड़े मार मार के, लिटरली यार बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। लेकिन मैं निगाह भाई को एक क्रेडिट दूंगी बहुत ज़्यादा, इन्होंने उस वक्त मुझे अनप्रोफेशनल होने से रोका। मेरे साथ ही ज़मीन पे बैठ गए, मुझे चुप भी कराते रहे और उन्होंने कहा देख ये फिल्म साइन कर लिया और ये शूट भी हो गई है काफ़ी हद तक, बोलने सोलने का तो सब काम हो चुका था। तो क्योंकि ऑलरेडी मूवी शूट हो चुकी थी, ये नहीं था कि मैं आई हूँ तो मैं कहूँ कि जी जो नुकसान है आप मुझसे ले लें। अब पूरी फिल्म तो आधी शूट हो गई है, अब सिर्फ उसके गाने दो रह गए हैं। हम दोनों तो बेचारे बिल्कुल परेशान, ये भी परेशान थे, इनको समझ ही नहीं आने को तो हो क्या रहा है, क्योंकि हम दोनों ने ही सोचा, बिल्कुल भी नहीं हम सोचा बड़ा था कि ऐसा वेस्टर्न ऐसा मॉडर्न आउटफिट टाइप होगा। चीज़ सोच रहे थे। क्योंकि आपके साथ हुआ ये है कि मेरे ख्याल से उन्होंने मिस कमिटमेंट किया होगा, ज़ाहिर है जो कंसीव आपने किया था वो नहीं था। नहीं मिस कमिटमेंट नहीं, इससे कहते हैं पंजाबी जिन्हों कहते हैं ना वखानी सजी ते मारनी खबी, वो कीता। मतलब कि जो बताया गया था ना, वो जब वार्डरोब जब आई तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट थी। और बाय द वे जो वहाँ पे सिचुएशन थी, हमें ये बताया गया था कि इट्स गोइंग टू बी अ परफॉर्मेंस। हमें नहीं पता था कि पीछे एक भाई बैठे होंगे एंच करके, टीडी निकाल के, और एक बेचारा लड़का और होगा बकायदा नजरें गाड़ के बैठे होंगे। जो बंधा हुआ होगा, वो अजीब सा कुछ सीन था। हम दोनों तो भाई बहन बिल्कुल सकते में चले गए ना। हमने कहा हम क्या करें अब, एक्चुअली इनको भी नहीं समझ आई। हम हमेशा कोरियोग्राफर को पूरा सीन समझाया जाता है। बिल्कुल। वो बेसिकली मुझे एक तरह से जैसे होता ना कि बच्चों की तरह मैनेज कर रहे थे कि इसकी पहली इस किस्म का प्रोजेक्ट, उसके बाद फिर मैंने की ही नहीं फिल्म, और सारी ज़िंदगी जो माफिया ही मांगती रही ऑडियंस से। सो बात ये कि एक मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी ने पूछना है कि मेरे साथ उस दौरान हुआ क्या था, निगाह भाई से पूछ लें। और मैं ऑलरेडी मूवी करके आई हुई थी बाहर से, तो ये नहीं है कि मेरे लिए पाकिस्तान का ये पहला एक्सपीरियंस। बिल्कुल। तो ये भी तो बात है ना असद भाई, कहा हमें कुछ चाहता है एज एक्टर्स और होता कुछ और है। असल में मिस कमिटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जो कमिट किया जाता है वो होता नहीं है, उससे प्रॉब्लम होती है, एक्टर अनकंफर्टेबल हो जाता है। अच्छा, कोई भी सर, ये चीज़ उस वक्त की बात नहीं है, अब तक यही सीन चल रहा है। नहीं चल रहा, बिल्कुल अब सही कह रहे हैं। तक मतलब ये हमारी इस फील्ड का एक शायद इनको बहुत फ़ख्र फील होता है कि हम ऐसे कर रहे हैं कि हमने कहना कुछ और करना कुछ है, ठीक है। इवन कि पेमेंट तक डिसाइड होने के बाद में नहीं हमारी तो इतनी तो नहीं होती, आंखों में घुस के इनकार कर देते हैं कि हमने तो ये डिसाइड किया ही नहीं था। कहते क्या है ना, आप कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट भी अपने पास ही रख लिया, हाँ, अगले को कॉपी नहीं दी। नहीं देते तो मैं अब यंग आर्टिस्ट को हमेशा यही कहती हूँ कि बेटे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसी वक्त उसकी फोटोकॉपी लो, उनसे साइन करवा के। अगर वो तुम्हारे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते, तुमने नहीं आगे बढ़ना, क्योंकि जो चीज साइन की है वो तो उन्हीं के पास है, फाड़ फूड़ के फेंक दो। हमने तो आपसे 10 रुपए की और बात की दूसरी थी, बात आप ये क्यों है 100 कि मांग रहे हैं? उन्होंने छुपा के कुछ एक आधी छोटी सी शिक भी ऐसी डाली होती है जो कि हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट रीड नहीं करते। ये भी बड़ा जरूरी है नए आर्टिस्ट के लिए, खैर हम तो करते हैं सारे, बड़ा जरूरी है। 40 तो पेजेस होते हैं, 40 किस पेजेस चीज होते को हैं पढ़े बंदा, वो बस सारा कहते हैं यहाँ पढ़ना पे भी जरूरी साइन है। कर दें, यहाँ पे भी साइन कर दें। नहीं बट निगाह भाई पढ़ना जरूरी है। अच्छा अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जुनैद एज अ सिंगर ऑल्सो योर एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने अपना अगर बनाया
म्यूज़िक की प्रोडक्शन का हाउस, लाइक यू वेंट इनटू म्यूज़िक प्रोडक्शन। कोई भी आर्टिस्ट जब सिंगर अपने आप को करियर आगे लेके चल रहा होता है, उसका ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं होता ना कि पहले वो लोगों का काम करे और फिर अपना करे, बट आप इस तरफ आए, आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे बहुत ही प्यारे लाडले निगाह हुसैन, मेरे तो निगाह भाई हैं, कोरियोग्राफर, ब्रिलियंट पर्सनालिटी एंड अगर मैं कहूँ कि आर्टिस्ट, ब्रेन मैनेजमेंट के हेड, तो ये बात सही नहीं होगी क्योंकि एक्चुअली माहिर नफ्सियात भी बन चुके हैं ये वक्त के साथ। बिल्कुल बनना पड़ता है, लेकिन अगर आप माहिर रक्सियात कहें तो ज़्यादा माहिर रक्सियात हमारे साथ हैं। और असद महमूद हमारे बेहतरीन एक्टर माशाल्लाह, नाउ प्रोड्यूसर एज वेल, एंड देन वी हैव विद अस जुनेद कामरान सिद्दीकी। अच्छा जुनेद, हमारे शदीद वायरल, मतलब बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कुछ लोग तो बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे दिमाग में वायरल हो जाते हैं। 17 मिलियन व्यूज़, 30 मिलियन व्यूज़, माशाल्लाह माशाल्लाह। जुनेद, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे, और द फैक्ट दैट ये आपकी मेहनत है जो अब रंग लेके आ रही है। यही बात जो मैंने शुरू में कही कि माहिरा, फवाद, अपने फ़ाद मुस्तफ़ा हो गए, अपनी सबा कमर हो गई, महविश हयात हो गई, ये सब आर्टिस्ट, हुमायूं सईद हो गए, ये सब आर्टिस्ट फर्स्ट डे पे हिट नहीं हुए थे, बड़ी मेहनत, बड़ी पी काट के स्टेज पे पहुंचे। निका भाई आप लकी थे, आप डे 1 से हिट थे, आपको मानना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये ब्लेसिंग है मेरे। कुछ लोग होते हैं जो होते हैं, असद आप भी इनिशियली आपका करियर एकदम से टेक ऑफ किया। हाँ जी, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ब्लेस्ड हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो हर बंदे का अपने टाइम से ही मामलात आगे आते हैं। अच्छा, तूने मज़ीद रिक्वेस्ट आ रही है कि कुछ सुनाएं, तो वन ऑफ योर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ व्यूज़ वाला कोई गाना कौन सा सुनाओगे? जी, हमारे स्पिरिचुअल पोइट रह चुके हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी रूहानियत से है, मुझे लगाव है काफ़ी स्पिरिचुअल पोइट्री से। गनी खान हमारे ख़त्ते का एक ऐसा नाम है जो कि हमारे पश्तून जो उनको बड़ा मानते हैं, उनकी शायरी जो है एक फ़लसफ़ा है, यानी कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, उनके कलाम ख़त्म नहीं होंगे। तो गनी यार दली बनो दे, वो इसमें प्यार की बात करते हैं कि जो इंसान प्यार करेगा, मैं उसी का यार हूँ, मैं उसी का दोस्त। ये आपका वो वाला गीत है, मतलब ये वाला जो आपका सॉन्ग है जो इसके 30 मिलियन के करीब व्यूज़ हैं। ये सेकंड सॉन्ग था, जाम तरसदम रहमान बाबा, अगेन एक स्पिरिचुअल पोइट, वो हमारे करियर का टाई ब्रेकर था, 32 मिलियन व्यूज़। उसके बाद गनी यार दली बनो दे, इस पे 17 मिलियन व्यूज़। सही कह रही हूँ ना, क्योंकि मैं जब आपका देख रही थी मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे बच्चे ने तो तबाही मचा दी। ऐसी वैसी। और अगेन ये किसी प्लेटफॉर्म के मोहताज नहीं है। अच्छा जे फिर लगे हाथ ये भी बता दो कि यंग आर्टिस्ट जो सिंगर्स हैं हमारे, पहले इंडस्ट्री ढूंढती थी, अब हमारे बेचारे यंग आर्टिस्ट जो है वो नौकरियां ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, सिंगर्स। और मैं बड़े सिंगर्स को जानती हूँ जो इसी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है कि वो जॉब्स कर रहे हैं 9 से 5 की, कोई बैंक में है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कि जब टाइम मिलता है तो हम म्यूजिक करते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या मसला है? इनिशियली मुझे भी, हर आर्टिस्ट को आई बिलीव कि चैलेंजेस होते हैं, जिस तरह कि आप अभी कह रही थी कि एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इस चीज़ के अंदर। आई थिंक आर्टिस्ट शुड बी स्मार्ट। जैसे मैंने मेजर्स अपने मार्केटिंग में किए हैं, तो मुझे पता है अपना प्रोडक्ट जो है कैसे सेल करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। आजकल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, थोड़ा सा उसको सीखने की ज़रूरत है। म्यूज़िक प्रोडक्शन मैंने इसलिए सीखी कि मुझे ज़रूरत महसूस हुई, आपने अर्लियर जिक्र किया था इस चीज़ का कि यार अगर मैं फॉर एग्जांपल एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर के पास जाता हूँ और मुझे 1 महीने बाद का टाइम देता है, तो वाई नॉट मैं अपनी पूरी एल्बम खुद प्रोड्यूस करूँ। तो अभी जो हमारी ईपी आ रही है, जो निगाह साहब एक गाना भी अर्श के नाम से इन्होंने कोरियोग्राफी की है, उसमें हमने म्यूजिक वीडियो रिसेंटली आई थिंक 2-3 दिन पहले। हाँ जी, तो वो पूरा म्यूजिक उसका मैंने खुद प्रोड्यूस किया है। ब्यूटीफुल। तो आई थिंक आर्टिस्ट शुड बी स्मार्ट, उनको पता होना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है और किस मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है।
तो आई थिंक ये चीज़ अब असद भाई ये बात आपकी तरफ लाऊंगी बिकॉज एज अ प्रोड्यूसर देखिए, एज एन एक्टर हमारा एक मुख्तलिफ ओपिनियन होता था, वो हम बड़ी दफ़ा एज अ प्रोड्यूसर आप क्या चीज़ें अब रियलाइज कर रहे हैं इंडस्ट्री? असल में कमर्शियल काम बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और हम कर भी रहे होते हैं, बाज़ औक़ात एज एन एक्टर भी कर रहे होते हैं और दूसरी पार्टिसिपेशन भी सब हमारी जारी होती है उसमें। लेकिन जब आपने डिफरेंट काम करना है, यूनिक काम करना है, फॉर एग्जांपल मेरी एक सोच है, मैंने एक चीज़ क्रिएट करनी है, बीइंग अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर आप कह लें, वो जो डिफरेंट आइडिया है वो तभी हो सकता है जब मैं उसको खुद यूटिलाइज़ करूं, क्योंकि मार्केट जो काम करती है वो कमर्शियलिज्म पे करती है। जैसा कि मैं एक बात करता, हर सबकी अपनी अपनी सोच है। नहीं, लव गुरु एक प्योरली कमर्शियल वेंचर था, लेकिन धीमक नहीं था। दीमक नहीं था, धीमक पे बहुत डाउट था कि हॉरर फिल्म का तो बिल्कुल हमेशा हमारे मुल्क में मजाक उड़ाया गया कि ये क्या बना दी। ज़्यादा तो रोम कॉम चलती हैं हमारे पास, फिल्म्स की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा रोम कॉम्स चलती हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी आइडिया है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपने उस पर काम करना है, क्योंकि कंसीव करने की बात है भाई, मैंने तो आपके different क्या रीसेंट है? प्रोजेक्ट्स की थोड़ी सी जो ग्लिम्सेस देखी हैं जो आपने, थैंक यू बाय द वे, प्लीज़ शेयर करते रहा करें। ये बहन देख के खुश भी हो जाती है और अगर कभी कोई फीडबैक होती है तो आपके साथ शेयर भी बंदा कर सकता है। लेकिन आपके जो मैंने रीसेंट काम देखे हैं, आप भी आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं, आप टिपिकल चीज़ों में नहीं जा रहे हो। जुगन, मेरा आप बिलीव करें कि मैं सेट पे खड़ा हुआ था बीइंग अ प्रोड्यूसर, तो मैंने आर्ट वर्क भी खुद खड़े होकर करवाया था कि मैंने उनको ये बोला था कि यार यहाँ ये चीज़ें होंगी, क्योंकि फ्रेम सिनेमैटिक लगना चाहिए, खूबसूरत लगना चाहिए। काम करना ही काम नहीं है, लेकिन आपका काम इंटरनेशनल लेवल पे ज़ाहिर देखा जाता है। जैसे यूट्यूब है, अभी हम सोशल प्लेटफॉर्म्स पे चीज़ें अपनी डाल रहे हैं, ये म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह जब मेरा भी कंटेंट देखो छप गया एक दफ़ा तो छप गया ज़िंदगी भर के लिए, ये उतरेगा नहीं आगे। मेरी ये सोच है कि मैं जो करूं कम से कम 10 साल 15 साल 20 साल वो छपना है, तो एटलीस्ट वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वो 15 साल बाद भी कोई देखे तो बोले किसने अच्छा काम किया। बट निगाह भाई देखें, मैंने आपको देखा हुआ है सेट पे और लोग भी हमेशा कहते हैं कि आप तो बाकायदा कैमरे पे खड़े होकर फ्रेमिंग भी करवाते हैं, क्योंकि बहुत से कोरियोग्राफर्स गाना तैयार करके सेट पे वो गाना वगैरह करा के निकल जाते हैं। अब जो सबसे मज़े का स्टेप था वो क्लोज में चला गया, जिस स्टेप का कोई रब्त ही नहीं है, वो सिर्फ एक फिलर के तौर पे डाला है, वो आपने उस पर लगा दिए। ये चीज़ें भी तो बड़ी प्रॉब्लमैटिक है। फिल्म बनाने की सेंस होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही है। एक्चुअली डायरेक्टर निकल रहा है फिल्म का, सॉरी, हर बंदा नहीं फिल्म डायरेक्ट कर सकता है। जैसे देखिए एक्टिंग आप हर जॉनरा में कर सकते हैं, हर चीज़ डायरेक्ट हर बंदा नहीं कर सकता। मैं स्टोरी टेलिंग में सिर्फ एक बात करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है बैठा हुआ हूँ, मैं नहीं, मतलब सोच है अपनी अपनी, लेकिन अच्छी फिल्म बनाने में भी और बुरी फिल्म बनाने में भी उतना ही टाइम लगता है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम अपना पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, प्री स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो उससे ये है कि हम बच सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से। इस पे आप क्या कहेंगे निगाह भाई? क्योंकि देखिए अक्रॉस जिस तरह स्लम डॉग मिलियनेयर थी, कुछ और ऐसी फिल्में थी बहुत छोटे बजट्स में बाकियों के बनिस्बत बनी, लेकिन सुपरहिट हो गई, और फिर बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्में भी फ्लॉप हो गई। तो मसला कहाँ आ रहा है? बात आपने बड़ी अच्छी की थी। मसला ये है कि जैसे आप कह रही थी कि जिस स्टेप्स को फुल फिगर में दिखना चाहिए वो क्लोज में दिख रहा था। कुछ डायरेक्टर्स हमारे ऐसे यहाँ हैं, मतलब जो इस चीज़ को समझते हैं कि अगर किसी कोरियोग्राफर ने कोई गाना पिक्चराइज किया तो उसको पता है कि कौन सी मूव कितने फ्रेम में लगनी चाहिए। भैया फिल्म क्लोज का मीडियम नहीं है एक्चुअली, मेरे ख्याल से नहीं है, बिल्कुल नहीं। कुछ प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो मुझे खुद कहते हैं कि नेगा जी आप गाना खुद एडिट करवाएं, बिकॉज आपने कोरियोग्राफ किया, आपको पता है कि कौन सा शॉट कहाँ लगना चाहिए। तो जो तो इस तरह से करते हैं उनके गाने बहुत अच्छे एडिटों के सामने आते हैं। जो लोग वन एंड ओनली बन जाते हैं कि सब कुछ हमें ही आता है, तो फिर उनका वही होता है कि जो चीज़ फुल में दिखना चाहिए वो मिड में दिख रही होती है, जो मिड में दिखना चाहिए वो क्लोज में दिख रही थी। इस तरह से होता है ये चीज़। छोटा सा इंसर्ट भी बड़ा मैटर कर रहा होता है, क्योंकि निगाह जी बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को करते भी हैं, और मैंने देखा है, मैंने सर की कोरियोग्राफी में काम भी किया। एक मूव होता है वो हिट हो जाता है, छोटा एक मूव होता है वो चीज़ वायरल हो जाती है और उसकी बेस पे पूरी की पूरी चीज़ चल पड़ती है। सो हमें भी थोड़ा सा देखिए, जिसका जो काम है उसको फिर वो मुकम्मल तरीके से करने देना चाहिए। उसके इर्द गिर्द बाउंड्री नहीं लगानी चाहिए कि भी इस दायरे से निकलना नहीं, वो गलत होता है। जब फ्री हैंड दिया जाए ना, वो जैसे कि मिसाल है निगाह भाई, कौन सा डायरेक्टर बैठ के रिहर्सल करवाता है? कोई भी नहीं। एंड में तो कोरियोग्राफर ही होते हैं ना जो सारी चीज़ कर रहे होते हैं। अब जब आप कोरियोग्राफर सेट पे लेके आता है चीज़, जब तक पूरा सॉन्ग डायरेक्टर ने नहीं देखा होगा और उसको सेंस नहीं होगी, वो कैसे करेगा? तो यंग जो डायरेक्टर्स हैं उनमें ये सेंस नहीं होती। कुछ लोग हैं जो सीख के आए हैं, हाँ, वो एक मुख्तलिफ बात है। ये तो बट जैसे कि आपने 2 टेलीफिल्म्स बनाई, सडनली आपने फैसला किया कि मैं डायरेक्टर हूँ, तो फिल्म बड़ा सोच समझ के उसमें कदम रखना है। स्टोरी टेलिंग बहुत मुश्किल है, और उसकी स्टोरी टेलिंग उसको लेके चलना, क्योंकि आप भी और निगाह जी भी जितने टाइम से आप लोग कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे मुताबिक स्टोरी टेलिंग बहुत मुश्किल है, और अगर आपने स्टोरी संभाल ली है तो तभी आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, अदरवाइज तो। बट देखें ऐसे भी तो प्रोजेक्ट्स थे ना
जो बहुत मतलब जो मूवी एज सच इतनी कोई इंटरेस्टिंग नहीं थी, लेकिन वो गाने और उस पे वो चल गई कि वो उसका एक जो गाना था वो हिट हो गया और फिल्म चल गई। मैं तेनू समझावा की वो मूवी हिट नहीं थी, लेकिन वो गाना स्मैश हिट था। बिल्कुल, उस गाने ने पब्लिक को खींचा अपनी तरफ, हाँ। ऑडियंस को लेके आया अपनी तरफ। छोटे छोटे एलिमेंट है क्योंकि टीम वर्क है, और म्यूजिक जैसे निगाह जी ने स्टार्ट में ही बोला है कि म्यूजिक तो की है। तो फिर मुझे एक बात बताएं, कोरियोग्राफी के लिए बजट क्यों नहीं होता और सिंगर के लिए बजट क्यों नहीं होता? ये बेटा तुम अपना गाना हमें दे दो। क्यों दे दो? ये एक ये वो अलमिया वाली है। बात है कि आप किसी को कह रहे हैं कि वो अपना बच्चा आपको दे दे। मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि एक इतना बड़ा अलमिया है कि पूरी फिल्म पे करोड़ों रुपया लग जाता है, और जब गानों की बारी आती है, जब सॉन्ग पिक्चराइज करना या म्यूजिक की बारी थी, यार ऑलरेडी फिल्म ओवर बजट हो गई है, तो बस ये करना तो हमने 4 दिन में था, लेकिन कोशिश करो ये 2 दिन में हो जाए। कॉम्प्रोमाइज। तो फिर वहाँ बताएं कि क्या बंदा अपनी जो है वो उसको जितनी भी अंदर से शिद्दत से काम करना, तो वो फिर कैसे करेगा इंसान? वो फिर कंप्रोमाइज़ होता है। तो कंप्रोमाइज़ में किया हुआ काम कभी अच्छा नहीं होता। जो लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते, फ्री हैंड देते हैं कि यार ठीक है 3 दिन का काम है, 4 भी लग जाए तो हम अपना काम भैया कुछ लोग ये कहते ज़रूर है, मैं भी आपकी तरफ ही आऊँगी क्योंकि इसी के अंदर एक और बात आती है। बड़े लोग कहते हैं कि यार निगाह भाई का कुछ काम देखो तो क्या अमेजिंग, और कुछ काम ऐसा है जो शायद आपके लेवल का नहीं Average है, ये हाँ। क्या नॉन्स, ये क्या इसका रीज़न ये है जो आपने भी बताया? बिल्कुल, इसका रीज़न यही है कि जहाँ अच्छा टाइम दिया जाता है, प्रॉपर रिहर्सल का टाइम दिया जाता है, प्रॉपर सॉन्ग को शूट करने की डेट्स दी जाती हैं, वहाँ काम बहुत अच्छा अब करोड़ों के टीवीसीज भी तो आप करते हैं ना कोरियोग्राफ इंटरनेशनली। इंटरनेशनली करते हैं बहुत सारे। टीवीसी का मैं आपको बताऊं कि 30 सेकंड्स का या 40 सेकंड्स का अगर टीवीसी है ना, तो उसकी रिहर्सल 3-3 दिन और 3-3 दिन की शूट होती है, और जो गाना 4 मिनट्स का होता है उसको बाज़-औक़ात ये कह दीजिए कि 2 दिन में खत्म करो, तो 2 दिन में 4 मिनट्स का गाना कैसे वेल कोरियोग्राफ्ड हो सकता है? आप ये बताएं। आप कुछ कह रहे थे असद भाई? मैं ये सारी बातें जो आप कर रहे थे, इस पे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, अच्छा जो प्रोड्यूसर है वही एक अच्छी चीज़ बनाएगा, जिसकी सोच होगी मैं क्रिएटिव, हमेशा एक जिसकी बात कहती क्रिएटिव हूँ, होगी सोच। पैसा बनाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, और पैसा खर्च करने के लिए जिगरा चाहिए होता है। बिल्कुल। और बात यह है कि देखिए ऐसे भी तो लोग हैं ना, उस्मान पीरज़ादा से मीना पीरज़ादा, जब उन्होंने उस्मान पीरू चाचा ने जब एक बार मूवी बनाई, उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म पे आके शेयर किया कि उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी, पता नहीं क्या क्या बेच दिया, और वो फिल्म फिर हिट थी। लेकिन एक पीरियड था जो बड़ा टफ था। बिल्कुल। तो ये तो इश्क करने वालों का काम है, ये प्यार मोहब्बत पे नहीं चलते मामला। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, गाने के लिए कभी बजट नहीं होता। मैं जिस सिंगर से मिलती हूँ जिसका गाना वायरल भी हो गया, ज़्यादातर जैसे कि लव गुरु, चलो उनका बजट प्रोबेबली होगा तो उन्होंने दिया होगा, बट जो अभी पता नहीं है कि हिट होगी कि नहीं है, उसमें स्मॉल बजट में 0 बजट होता है सिंगर का, तो सिंगर कहाँ से पैसे कमाए? व्हेन इट कम्स टू लाइव कॉन्सर्ट्स, ऑर्गेनाइजर्स की पहली अप्रोच ये होती है कि हमारे पास लिमिटेड है बजट, ऐसे ही है। और उसके अलावा मैं अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा था, आई थिंक एक तरीके से अच्छा है कि आर्टिस्ट को उसने काफ़ी मोहताज होने से बचा लिया है, क्योंकि आजकल जो भी आर्टिस्ट या म्यूज़िक प्रोड्यूसर अच्छा म्यूज़िक बना रहा है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इतनी अर्निंग कर रहा है कि उसे सुनीत बेटा, ज़रूरत अगर ही आपका नहीं है। यूट्यूब ना होता, हाँ जी। खुदा ना खास्ता, जी जी, तो कहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती और कोई और काम हो रहा था, कहाँ पे वीडियोस बनती और किस तरह आई की थिंक वो फिर जो अभी 10-11 साल की जर्नी है वो हम तय करते 30 साल में, या फिर बिल्कुल, शायद exactly। जो हमारा जो एक ड्रीम है, जो हमारा विजन है, उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एट द एंड। तो फिर एट द एंड आर्टिस्ट जो है इसीलिए ज़बूहाली का शिकार होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। तो इस हवाले से मैंने इनिशिएटिव लिया है कि अपने पेशावर की म्यूज़िक इंडस्ट्री को फ्लरिश किया जाए। इसी वजह से फिर जो एक ये लव गुरु मूवी थी, इसकी स्टार कास्ट को पूरा बुलाया हमने वहाँ पे, और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं हमने यंगस्टर्स के लिए। मेरी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जाम इवेंट प्लानर्स के नाम से। तो ये इनिशिएटिव मैंने लिया कि यार हर बड़े आर्टिस्ट को हम पेशावर बुलाएंगे और अच्छा इमेज पोर्ट्रे करेंगे और प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे लोगों आपकी ये बहन हाजिर है। आई लव इंशाल्लाह। पेशावर, आई लव पूरे पाक, हमारे मुल्क का एक एक फर्द, एक एक बाशिंदा मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि सच्ची बात है मेरे जैसा बंदा अगर मेरी कोई भी औकात है इस इंडस्ट्री में तो ये इन लोगों की वजह से, क्योंकि गांव देहातों ऐसे ऐसे इलाकों में पाकिस्तान टेलीविजन देखा जाता है जो कहीं पे भी नहीं देखा जाता। तो आपकी ये बहन हाजिर है, तो ये मैं आपको बड़ी on air खुशी होगी commitment कर इंशाल्लाह, हम आपको होस्ट करना चाहेंगे। और पेशावर में जो है, और एक तो मैंने फरमाइश किया कि एक मैंने आना है प्योरली अपने भाई को प्रमोट करने के लिए और स्टेज पे आके बताना है कि मेरा छोटा भाई। थैंक यू तो जब भी इंशाल्लाह, अब जरा गर्मियों के जब प्रॉपर बड़े कॉन्सर्ट होंगे तो इंशाल्लाह मैं और निगाह भाई जरूर आएंगे, असद भाई को चूंगे में साथ ले आएंगे।
इंशाल्लाह। बाय द वे ये भी हमारे बड़ा मेरा ये एडवेंचरस है भाई। ये मैंने इनको भी इनवाइट कर दिया, ऑफ द रिकॉर्ड भी मैं कह रहा था, और ये चीज़ अब ऑन रिकॉर्ड आ गई है जुगन। तो मैंने इसीलिए ऑनर किया कि आपको ये ना लगे कि जिस तरह टिपिकल हमारे कहते हैं ना, हाँ जरूर मिलेंगे, बिल्कुल। फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। और ब्रेक में वो जो और फिर उसके बाद मैसेज का जवाब भी नहीं देंगे। और ब्रेक में जो आप खाना कह रही थी वो भी खाएंगे पेशावर आपने गलत फोन पे मैसेज किया था, मेरा ये वाला नंबर ले लें, आपकी मेहरबानी। मेरे पास है ही नहीं। आपने मुझे गलत फोन पे मैसेज किया, आपने उस वाले फोन पे मैसेज किया था जो मैंने मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने कल मुझे बताया। आया हुआ है ना वैसे। गलत मैसेज आया हुआ है, इस पे हम इंशाल्लाह कभी नहीं बात करेंगे। इंशाल्लाह। किचन में नजर डालते हैं जी शेफ नूर, हमारी फनकारियों में आपने कोई काम भी किया कि नहीं जी किया? बिल्कुल कर लिया। हाँ जी, रोटी तैयार की थी है जी साढ़े बिल्कुल वास्ते। बिल्कुल। आलू के कटलेट्स और वेजिटेबल पुलाव, मिंट और कुकम्बर रायता बिल्कुल रेडी है। हाँ, क्योंकि निगाह भाई वैसे ही कमजोरी का शिकार रहते हैं, तो हमने सोचा कि मजीद इनको हम गोश्त ना खिलाएं। और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ, साफ सी बस बात। फिर आज हम पुलाव का नाश्ता करेंगे। पुलाव, और वो भी वेजिटेबल पुलाव ते कटलस, पुलाव ते कटलेट्स थे, और भी सब्जी वाले। ओ भी सब्जी वाले, वो आंडा पाया थोड़ा जी, अंडा है ना? मुर्गी का एक हिस्सा है उसमें। ओह, तो बस आप ठीक है। बस ठीक है, बट मुझे ये बताइए कि क्योंकि अब हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड कर रहे हैं, तो निगाह भाई बीइंग द सीनियर, आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहें? देखिए कुछ चीज़ें तो हैं हमने इंडस्ट्री वाइज ठीक करनी है, लेकिन हमारे व्यूअर्स को भी तो कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल करना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि एक वक्त आया था कि हमारी इंडस्ट्री का इसलिए भी व्यूअर्स डाउनफॉल आया, इस गाने में, इस फिल्म में आइटम नंबर क्यों है, इस फिल्म में ये क्यों हो रहा है, इस फिल्म में वो क्यों हो रहा है। हमने काफ़ी हद तक, और ये मैं खुद भी एज अ व्यूअर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी, बोल बोल के इंडस्ट्री को हमने ख़राब कर दिया, लोगों को इतना डरा दिया, आर्टिस्ट को इतना डरा दिया कि लोग बिल्कुल बैक एंड पे चले गए, लोगों ने काम करना छोड़ दिया, एक्सपेरिमेंट की, हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो बात ये कि आर्टिस्ट को एज आर्टिस्ट ही लिया करे, बल्कि मैं क्या बोल रही हूँ निगाह भाई, आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को, अपने फैंस को पैगाम दें। मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि कोई चीज़ भी बुरी नहीं होती। मतलब कुछ लोग, हमारे लोग कहते हैं यार ये गाता है, ये डांस करता है, ये शोबिज़ में है, सब चीज़ें अच्छी होती है अगर उसको पॉजिटिवली लिया जाए। तो अगर अपनी मेंटालिटी को बड़ा करके स्मॉल ना किया जाए, तो आप देखें तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, इंसान के अपने अंदर बुराई होती है। सो अपनी जो नेगेटिव थिंकिंग है, अपने जो मेंटालिटी है, उसको थोड़ा ब्रॉड करें और सबके लिए दिल में प्यार रखें, प्यार बांटें, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा कायम रहेगा, दुनिया के एंड तक चलेगा। और देखिए निगाह भाई, हम में से कोई भी बेऐब नहीं है, बेऐब नहीं हम है, सब में बिल्कुल। फॉल्ट्स हैं, हम सब में फ्लॉज हैं। हम अगर कहें कि यार मैं ठीक हूँ या वो नहीं ठीक, तो ये गलत है। अगर इंसान किसी पे एक फिंगर से पॉइंट करता है तो 3 अपनी तरफ भी हो रही होती हैं। सो इसलिए अपने दिलों को कुशादा कीजिए, प्यार बांटिए, प्यार दीजिए, क्योंकि जब इंसान दुनिया से चला जाएगा तो सिर्फ एक यादें रह जाती हैं। वो अब आपने अच्छी यादें छोड़नी हैं या बुरी, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खुश रहें, आबाद रहें। और व्यूअर्स, दुआओं की बात कर रहे हैं, जुनेद को, मेरे प्यारे सियासत भाई को और मेरे निगाह भाई को अपनी दुआओं में आपने ज़रूर याद रखना है। अल्लाह इनको करोड़ कामयाबियों से नवाजे। व्यूअर्स, आप तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, सारा कुछ करते हैं, वो सब कुछ ये लोग बर्दाश्त करते हैं, तो उसके साथ साथ फिर दिल बड़ा करके दुआएं भी दें। एट द एंड ऑफ द डे तनकीद तब बुरी नहीं लगती जब कुछ पॉजिटिव फीडबैक भी आ रही होती है। अगर सिर्फ नेगेटिविटी आ रही होगी, देखिए व्यूअर्स, हर आर्टिस्ट अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ करना चाह रहा है, कुछ क्रिएट करना चाह रहा है। क्रिएटिविटी तभी सामने आती है जब उनको मार्जिन दी जाए। कुछ गलतियाँ भी होती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कभी कभी करियर में काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन जब हम उनको एज एन ऑडियंस अटैक करना शुरू कर देते हैं तो अगला डर जाता है और वो अपने पॉसिबली ब्रिलियंट करियर को बर्बाद कर देता है। मैं तो कहती हूँ इस इंडस्ट्री में सवाई वही करता है जो ढीठ है, टैलेंट से ज़्यादा ढिठाई चलती है। सो ढिठाई से अगर हम अपने आर्टिस्ट को निकाल के ज़रा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं, उनको इनकरेज करें, जो अच्छा काम कर रहा है उसकी दाद दें, जो बुरा कर रहा है उसको मशवरा ज़रूर दें, लेकिन उसको बुरा भला ना कहें, बदवाएँ ना दें। इस नोट पे आज के शो को कंक्लूड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।